फ्रेंड्स, ये किसी भी तरह का कोई ऐसा इशू वाला वीडियो नहीं है। मैं ऐसे ही बना रही हूँ क्योंकि मैं उनकी स्टूडेंट हूँ, मेरे पास उनके नोट्स हैं, तो मैं बस उस नोट्स को पढ़ रही हूँ और मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ ताकि मेरे साथ बहुत सारे लोग रिवीजन कर सके। तो किसी को इससे कोई आपत्ति, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए गाइज। तो हिमांशु मैम का सबसे पहला टॉपिक है गाइज लैंग्वेज। लैंग्वेज एक मीडियम है, एक मीडियम है जिसकी वजह से हम लोग अपने आइडियाज को दूसरों से शेयर करते हैं। और दुनिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, देयर आर मेनी लैंग्वेजेस इन्वॉल्व। देयर नो स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। देखिए, स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में कोई रिलेशन नहीं है, स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में कोई रिलेशन नहीं है। और कोई भी लैंग्वेज किसी भी स्क्रिप्ट में लिखी जा सकती है, कोई भी लैंग्वेज किसी भी स्क्रिप्ट में लिखी जा सकती है। सबसे पहला था, लैंग्वेज एक मीडियम है जिसके थ्रू हम अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और कोई भी दुनिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं और कोई भी स्पेसिफिक रिलेशनशिप नहीं है लैंग्वेज और स्क्रिप्ट का। स्क्रिप्ट का मतलब है कि कोई भी चीज़ कैसे, कोई भी लैंग्वेज जो है वो कैसे लिखी जाती है। कोई भी लैंग्वेज जो है वो किसी भी भाषा स्क्रिप्ट में लिखी जा सकती है। कोई भी भाषा किसी भी स्क्रिप्ट में, स्क्रिप्ट मतलब होता है लिपि, कोई भी भाषा किसी भी स्क्रिप्ट में लिखी जा सकती है। जैसे हिंदी को हम लोग देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखते हैं, जैसे हम लोग पंजाबी को गोमुखी स्क्रिप्ट में लिखते हैं। जो लैंग्वेज है उसकी फैमिलीज जो है वो है इंडो यूरोपियन, द्रविडियन, तिब्बतो बर्मन, ऑस्ट्रो एशियाटिक। तो इंडो यूरोपियन में जैसे हिंदी, गुजराती, इंग्लिश। इंडो यूरोपियन हिंदी, गुजराती, इंग्लिश। इंडो यूरोपियन हिंदी, गुजराती, इंग्लिश। द्रविडियन तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। तिब्बतो बर्मन का लैंग्वेज ऑफ ईस्टर्न इंडिया है। ईस्टर्न इंडिया की जो भी लैंग्वेज है वो सब तिब्बतो बर्मन में आती है। और ऑस्ट्रो एशियाटिक जो लैंग्वेज इन झारखंड और सेंट्रल एशिया, झारखंड में और सेंट्रल एशिया में जो बोली जाती है। फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज जो है वो ओरल, रिटेन, ओरल, रिटेन। और ओरल लैंग्वेज जो है उतनी स्टेबल नहीं है जितनी स्टेबल रिटेन लैंग्वेज, क्योंकि हम सब समझ सकते हैं कि अगर हम किसी को लिख के कुछ दे रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए कोई भी लिख के किसी भी चीज़ को किसी को देने से पहले एक बार सोचता ज़रूर है। और लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सिम्बलिक और डायनामिक है। ये सिम्बॉलिक या डायनामिक होता है, सिम्बॉलिक होता है और डायनामिक होता है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। लैंग्वेज जो है वो क्या है? एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है। लैंग्वेज इज आर्बिट्री है, लैंग्वेज इज कॉम्प्लेक्स, आर्बिट्री है और कॉम्प्लेक्स भी है। लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो, एक्विजिशन का मतलब जब वर्ड आ जाता है ना तो इसका मतलब ये होता है कि जो जो भी लैंग्वेज है वो हम लोग कुछ चीज़ें नेचुरली सीखते हैं। जो लैंग्वेज हम नेचुरली सीखते हैं, लैंग्वेज इज लर्न नेचुरली विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस। अगर जब लैंग्वेज हम लोग नेचुरली सीखते हैं तो वो एक्विशन कहलाता है। जब हम लोग लैंग्वेज नेचुरल सीखते हैं तो उसको हम लोग एक्विशन कहते हैं। मदर टंग इज एक्विशन लैंग्वेज, ठीक है। मदर टंग जो है वो एक्विशन है। मदर टंग में एक्वायर्ड या एक्विशन लैंग्वेज है। एक्विशन अगर वर्ड आ गया तो इसका मतलब ये है कि हम जो वो लैंग्वेज जो हम नेचुरल सीखते हैं, वो लैंग्वेज जो हम नेचुरल सीखते हैं का मतलब है व्हेन ए लैंग्वेज इज लर्नड इन अ सिस्टमैटिक वे। अगर सिस्टमैटिक वे में कोई लैंग्वेज सीखी जाती है तो वो लैंग्वेज लर्निंग होती है। लर्निंग लैंग्वेज इज ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस। ये एक्सक्लूसिव प्रोसेस नहीं है बल्कि क्या है? इंक्लूसिव प्रोसेस है। लर्निंग जो है वो क्या है? इंक्लूसिव प्रोसेस है। ये याद रखेंगे। लर्निंग एक इंक्लूसिव वर्ड आएगा तो वो सही होगा। लर्निंग इज ए कॉन्शियस प्रोसेस एंड इट इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज डन इन मीनिंगफुल। ये जब मीनिंगफुल उसमें लैंग्वेज लर्निंग होती है तो वो जो है कि और ज़्यादा अच्छी होती है। एज पर स्किनर, लैंग्वेज इज लर्न बाय इमिटेशन और रीइंफोर्समेंट। स्किनर के हिसाब से इमिटेशन, और इमिटेशन का मतलब होता है नकल करके, ठीक है, नकल करके, और रीइंफोर्समेंट। ग्रामर शुड बी टॉट इन मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट। ग्रामर जो है वो मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाना चाहिए। देखिए, अब हम लोग को देखना है इक्वेशन और लर्निंग में डिफरेंस। इक्वेशन और लर्निंग में डिफरेंस जो है वो क्या है? देखिए, जो इक्वेशन होता है वो जो है कि फर्स्ट लैंग्वेज होती है। इक्वेशन फर्स्ट लैंग्वेज या होम लैंग्वेज होती है, उसको उतना ज़्यादा सीखना नहीं होता है। और लर्निंग जो है फॉर्मल लैंग्वेज होती है। पिकिंग अप एक अ लैंग्वेज और नोइंग अबाउट अ लैंग्वेज। पिकिंग अप मतलब उठा लेना अपने आसपास से, सब कॉन्शियस। और ये लर्निंग जो होती है वो कॉन्शियस होती है। इक्वेशन जो होता है सब कॉन्शियस होता है। इम्प्लिक नॉलेज होता है इक्वेशन। अगर इम्प्लिक नॉलेज का आएगा तो वो हो जाएगा इक्वेशन। और लर्निंग जो होगा वो क्या होगा? एक्सप्लिक्ट नॉलेज होगा। फॉर्मल टीचिंग डज नॉट हेल्प, इनफॉर्मल प्रोसेस, फॉर्मल टीचिंग हेल्प। देखिए, फॉर्मल टीचिंग जो है वो इक्वेशन में हेल्प नहीं करती है बल्कि लर्निंग में फॉर्मल टीचिंग हेल्प करती है। और सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन का मतलब है कि अगर चाइल्ड लैंग्वेज अपनी नेचर से सीख रहा है, अपनी मदर टंग जो है, तो वो इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। मदर टंग अगर है तो वो इक्वेशन हो। देखिए, नेशनल नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क
एनसीएफ 2005 में इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज कहा गया, इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज कहा गया है। इंग्लिश इज अ सेकंड लैंग्वेज इन मल्टीलिंगुअल कंट्री लाइक इंडिया। इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज। अगर मल्टीलिंगुअल कंट्री कहा जाएगा इंडिया की तो इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है, सही है। और अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन इंग्लिश इज अ सेकंड लैंग्वेज। तो ये हम देख लेंगे कि ऑप्शन के हिसाब से मल्टीलिंगुअलिज्म इज अ रिसोर्स। मल्टीलिंगुअलिज्म जो है वो एक रिसोर्स। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के हिसाब से, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के हिसाब से OLA यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज एसोसिएट, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज एसोसिएट, ऑफिशियल लैंग्वेज या ऑफिशियल लैंग्वेज एसोसिएट, आर्टिकल 342(2), ये जरूर याद रखिए। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी आर्टिकल 342(1), और वो क्या है 343(2). इंग्लिश का क्या है 343(2) और हिंदी का क्या है 343(1). नॉम चॉम्स्की के हिसाब से दिमाग के अंदर एक डिवाइस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। अच्छा, ये इसकी फुल फॉर्म भी आती है LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इज गिवन बाय चॉम्स्की। ये दो तो इन क्वेश्चन इसके होते हैं, पहला कि किसके द्वारा दिया गया, तो नॉम चॉम्स्की के द्वारा दिया गया। दूसरा क्वेश्चन की इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, ठीक है। एक्वायर्ड डिवाइस भी इसका आता है, तो हमेशा एक्विजिशन डिवाइस ही हम लोग लिखेंगे, लैंग को टिक करेंगे। तो ये LAD होता है। ये क्या होता है, LAD इज मोस्ट इफेक्टिव और क्रिटिकल टिल द एज ऑफ 5 ईयर। सबसे इंपॉर्टेंट कब तक रहता है, तो ये 5 ईयर्स तक रहता है, ठीक है। 5 ईयर्स तक की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ये साइंटिस्ट कौन है, मतलब जो भी इसके साइकोलॉजिस्ट कौन है, नॉम चॉम्स्की है, नॉम चॉम्स्की। देखिए, ये इंटेंसिव रीडिंग जो है उसका वो क्या है, पर ऐसा मतलब इंटेंसिव रीडिंग वैसी रीडिंग को कहते हैं जिसका पर्पस होता है स्पेसिफिक डिटेल, किसी भी चीज का डिटेल में करना, ठीक है। जब डिटेल की बात आएगी तो वो क्या हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा। और एक्सटेंसिव रीडिंग जो है इज इन्वॉल्व लर्नर रीडिंग फॉर इंजॉयमेंट। अब आप देख लीजिए, इंजॉयमेंट का अगर आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव हो जाएगा। साइट इज द वर्ड दैट अपीयर मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन आवर रीडिंग एंड राइटिंग। जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है बोलने और लिखने में, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, उसको साइट वर्ड्स कहते हैं। और स्कैनिंग ये होती है जैसे कि अगर हम कोई चीज ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, जैसे डिक्शनरी में ढूंढ रहे हैं, या फिर कोई एक बहुत बड़ा सा चैप्टर है या पेज है जिसमें हम कोई एक स्पेसिफिक वर्ड ढूंढ रहे हैं, तो उसको स्कैन करना कहते हैं, स्कैनिंग कहते हैं। स्कीमिंग का मतलब होता है कि कैसे हम लोग हिंदी में जैसे पढ़ते हैं ना, जैसे कोई पोयम होती है उसका हम लोग लास्ट में उसका सारांश या समरी लिखना होता है, तो जैसे कोई स्टोरी होती है उसकी समरी होती है, तो उस तरह की अगर कोई चीज होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्कीमिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सटेंसिव रीडिंग, साइट, इंटेंसिव रीडिंग, स्कैनिंग और स्कीमिंग में फर्क। इंटेंसिव रीडिंग अगर हम लोग किसी चीज को स्पेसिफिक डिटेल के लिए पढ़ते हैं तो वो इंटेंसिव हो गया, अगर इंजॉयमेंट के लिए पढ़ते हैं तो वो एक्सटेंसिव हो गया। साइट वर्ड जो बार बार यूज होता है, और स्कैनिंग का मतलब होता है कि जो बहुत ज्यादा बार सॉरी जिसकी वजह से हम कोई चीज ढूंढ पाते हैं। और स्कीमिंग का मतलब होता है कि अगर हम कोई चीज की समराइज कर रहे हैं इन इंग्लिश लैंग्वेज। साउंड्स मतलब फोनीम, टोटल साउंड कितने 44 इज इक्वल 20 वोवेल्स पर 24 कॉन्सोनेंट, ठीक है। 20 वोवेल्स प्लस 24 कॉन्सोनेंट, ये याद रखेंगे। प्रोड्यूस फ्रॉम 26 लेटर्स फ्रॉम A to Z, जो कि A to Z में 26 लेटर्स से आते हैं। नंबर ऑफ वोवेल साउंड 20, नंबर ऑफ वोवेल इज 5, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड 24, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट इज 26, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट इज 26। ये तो बच्चों वाली बात है। डिप्थॉन्ग्स जिसमें 2 वोवेल्स अगर आ जाते हैं ना कंटिन्यूअस, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्थॉन्ग्स। एक वैसा वर्ड जिसमें 2 वोवेल्स एक साथ आ जाते हैं, मतलब लगातार आ जाते हैं, उनको हम डिप्थॉन्ग्स कहते हैं, ठीक है। आर्टिकुलेटर्स किसको कहते हैं, अगर वोकल ऑर्गन, कोई भी वोकल ऑर्गन टेक पार्ट करता है अगर साउंड प्रोडक्शन में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्टिकुलेटर्स कहते हैं। जैसे वोकल ऑर्गन हो गया हमारा, लैरिंग्स हो गया, जैसे हमारी टंग हो गई, ये सब। सिंटैक्स स्टडी ऑफ रूल्स स्ट्रक्चर। सिंटैक्स क्या होता है, जिसमें रूल्स की, किसी भी ग्रामर वगैरह के लिए रूल्स की जो स्टडी होती है उसको हम लोग सिंटैक्स कहते हैं। सीमेंटिक स्टडी ऑफ मीनिंग, अगर स्टडी ऑफ मीनिंग या सेंस की बात आएगी तो वो सीमेंटिक हो जाएगा। और फोनीम जो होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है। देखिए ध्यान देना की जरूरत है यहाँ पे, मॉर्फिन जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग है, और फोनीम जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है। फोनीम जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड है, और मॉर्फिन जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग। होमोग्राफ ऐसे होते हैं जो लिखे तो सेम होते हैं लेकिन उनकी मीनिंग जो होती है वो सेम नहीं होती है। लिखे तो सेम होते हैं पर उनकी मीनिंग जो होती है वो सेम नहीं होती है। बस सिंपल जैसे काइट और काइट, KITE लिखते हैं, KITE लिखते हैं, लेकिन काइट मीन्स चील होता है और काइट मीन्स पतंग होता है, तो ये होमोग्राफ आ जाता है। ऐसे वर्ड्स को होमोग्राफ कहते हैं जो लिखे तो सेम होते हैं पर पढ़े सेम नहीं जाते।
होमोफोन, जिनकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है पर पढ़े सेम जाते हैं, जैसे टू टू, TWO और TOO, जिनकी स्पेलिंग सेम नहीं होती है पर पढ़े स्पेल्ड सेम किए जाते हैं। होमोनी, होमोनी मीन्स वर्ड दैट इज स्पेल्ड एंड प्रोनाउंस सेम, ठीक है, प्रोनाउंसिएट सेम, जैसे सूट और सूट, लेकिन इन दोनों का फर्क होता है, ये सूट मतलब कपड़ा और एक सूट मतलब कोई अच्छा सा कमरा। ये पैराफ्रेजिंग मीन्स फॉर्मुलेटिंग समवन एल्स आइडियाज इन योर ओन वर्ड, अपने किसी और का आइडिया और हम खुद लेके उसको पढ़ रहे हैं तो उसको हम लोग पैराफ्रेजिंग कहते हैं। और किसी और का आइडिया अगर हम उसको लेके खुद कुछ कर रहे हैं उसके साथ तो वो पैराफ्रेजिंग हो जाएगा। नोट टेकिंग, अगर किसी के इन द प्रैक्टिस ऑफ रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्स एंड प्लेटफॉर्म, टेकिंग नोट्स ड्यूरिंग लेक्चर्स, ठीक है, अगर हम लोग कोई लेक्चर हो रहा है कहीं पे भी, जैसे हिमांशी मैम की क्लास चल रही है किसी की भी, सचिन सर की किसी की भी, तो उसमें क्या होता है कि जब हम लोग कुछ सुनते सुनते कुछ स्पेशल चीज़ होती है खान सर की क्लास में या किसी, तो हम लोग जो लिखते हैं वो नोट टेकिंग हो जाती है। और पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है किसी के अलग के आइडिया से अपना एक अलग सेंटेंस बन, जैसे अभी मैं कर रही हूँ, किसी और का आइडिया है ये और मैं उसको अपने सेंटेंस में लोगों को अपने को समझा रही हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। टिप्स फॉर नोट टेकिंग, टिप्स क्या है उसके, राइटिंग ओनली इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूरा नहीं लिखना है, बस थोड़ा सा पॉइंट, यूज फ्रेज वर्ड्स ताकि ज़्यादा ना लिखना, फॉलो ए पैटर्न और ग्रामेटिक फॉर्म ऑन फ्लो चार्ट, ठीक है, ये हो गया। फुल फॉर्म आता है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, LAC, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, LAC, यूज ऑफ लैंग्वेज इन द कंटेक्स्ट ऑफ अदर सब्जेक्ट आल्सो सच एज यूजिंग इंग्लिश इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री और अदर सब्जेक्ट। इसमें क्या होता है कि जैसे इंग्लिश का इस्तेमाल दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए किया जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोले, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, LAC। लिंग्वलिज्म क्या होता है, मेनी लैंग्वेज सीखते हैं, डाइवर्सिटी रिसोर्स और एसेट, मेनी लैंग्वेज डाइवर्सिटी रिसोर्स एंड एसेट। इम्पॉर्टेंट सेंटेंस है स्टीफन कैरसन का, इसमें उन्होंने कहा है कि हम लोग ना एक दूसरी लैंग्वेज भी अच्छे तरीके से हम सीख सकते हैं, जस्ट लाइक आवर मदर टंग, हम दूसरी लैंग्वेज को भी, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, वी कैन एक्वायर सेकेंड लैंग्वेज जस्ट लाइक आवर मदर टंग, तो ये अगर टॉपिक आ रहा है तो ये स्टीफन कैरसन का है। एक्विशन लर्निंग हाइपोथेसिस, मॉनिटर हाइपोथेसिस, नेचुरल ऑर्डर हाइपोथेसिस, इनपुट हाइपोथेसिस, अफेक्टिव फिल्टर हाइपोथेसिस। यहाँ पे दिया हुआ टेस्ट का अचीवमेंट टेस्ट, ठीक है, ऐसा टेस्ट जिसमें मेजर किया जाता है स्किल्स नॉलेज, ठीक है, उनको ग्रेड अगेंस्ट द सेट ऑब्जेक्टिव। एप्टीट्यूड टेस्ट, अ टेस्ट यूज टू डिटरमाइन एन इंडिविजुअल स्किल सक्सेस इन अ गिवन फील्ड, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए अगर किया जाता है या फिर जो भी फील्ड में वो है अगर उनका लगातार टेस्ट होता है तो वो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट द गैप्स इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग, ऐसा टेस्ट जो टीचिंग और लर्निंग के बीच में अगर गैप वर्ड आ जाता है तो डायग्नोसिस हो जाएगा, डायग्नोस्टिक हो जाएगा। और अगर एप्टीट्यूड का अगर आ जा रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड, तो हम एप्टीट्यूड का मतलब ही होगा कि अगर हम टीचिंग करें या किसी दूसरे फील्ड में हैं तो हम उसके लिए टेस्ट दे रहे हैं। अचीवमेंट टेस्ट तो वो हो जाएगा कि हमारी स्किल्स और नॉलेज के बाद, अचीवमेंट आएगा तो स्किल्स और नॉलेज होगा, एप्टीट्यूड हो जाएगा तो स्किल हो जाएगा हमारा, ठीक है, और डायग्नोस्टिक टेस्ट हो जाएगा तो हमारा गैप हो जाएगा, ठीक है। रेमेडियल टीचिंग, री टीचिंग और रिमूविंग द गैप्स इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। अब यहाँ पे री टीचिंग की अगर बात आ जाएगी तो रीमेडियल टीचिंग और री टीचिंग, ये दोनों वर्ड से भी हम समझ सकते हैं। और टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिसको हम लोग TLM कहते हैं, ये बहुत ही सिंपल है, विजुअल एड्स होते हैं उसके लिए, ऑडियो एड्स होते हैं सुनने के लिए, ऑडियो विजुअल एड्स होते हैं जिसमें सुन और देख दोनों सकते हैं, एक्टिविटी सेंटर्ड एड्स जैसे कि फील्ड ट्रिप्स वगैरह या हमने कुछ बना लिया प्रोजेक्ट वगैरह तो वो हो जाता है। फार्मूला जो है फर्स्ट डिस्कस किसने किया था, 3 लैंग्वेज फार्मूला किसने फर्स्ट डिस्कस किया था, कोठारी कमीशन ने, तो 1964 से 66 है, 1964 से 66 है, सही है। इसमें 3 है, जो जैसे फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो क्या हो जाएगी, हमारी मदर टंग हो जाएगी, हमेशा फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग या हमारी रीजनल लैंग्वेज होती है। जैसे अगर हम बिहार में है तो बिहार में जितने भी जगह है डिस्ट्रिक्ट है सब है उसमें अलग अलग तरह की लैंग्वेज, भोजपुरी ही है तो वो अलग अलग बोली जाती है, तो वो हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होगी जो हम अपने घर में सीखते हैं, जिनको मदर टंग कह सकते हैं। दूसरी सेकंड लैंग्वेज जो होगी अगर वो हिंदी बोलने वाली जगह है तो वहाँ पे इंग्लिश हो जाएगी, और दूसरी जो नॉन हिंदी जगह है वहाँ पे हिंदी हो जाएगी। और थर्ड लैंग्वेज जो है वो क्या होगी, वो हिंदी जो स्पीकिंग स्टेट्स हैं उसमें इंग्लिश या दूसरी कोई लैंग्वेज हो जाएगी, सही है। तो हिंदी, इंग्लिश और हमारी मदर टंग के बारे में ही यहाँ पे बात हो रही है, या फिर कोई स्पेसिफिक। अब यहाँ पे है कि जैसे कि हमारी रीजनल लैंग्वेज तो अगर हम बिहार में हैं तो हमारी बिहारी मतलब भोजपुरी है, इस तरीके से यूपी वालों की और पंजाब वालों की और दूसरी जगह में हमारे जो भी लैंग्वेज है वो हो जाएगी उसकी फर्स्ट लैंग्वेज, बाकी इंग्लिश हिंदी हो जाएगी।
टेस्ट वगैरह है। देखिए ये हो गया एक हमारा ओवरव्यू जो इंग्लिश पेडागोजी का था, ज़बरदस्त था। और एक बार मैंने जितनी कई बार इसको जो रिवीजन किया है, रिवाइज कर करके बोला है 10-10 बार एक चीज़ को, तो वो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और पूरे तरीके से इसको सुन लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त है। और चाहे तो आप इसके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, वैसे इसका नोट्स तो हर जगह भी अवेलेबल है। लेकिन नॉम चॉम्स्की का क्या है, LAD है। नॉम चॉम्स्की का क्या है, LAD है। मतलब क्या है इसका, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ठीक है। ये 5 इयर्स तक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होता है, 5 इयर्स तक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होता है। लैंग्वेज क्या है, एक इंक्लूसिव प्रोसेस है, ठीक है। और स्किनर के हिसाब से लैंग्वेज को नकल करके सीखा जा सकता है। स्किनर के हिसाब से लैंग्वेज को इमिटेशन से सीखा जा सकता है या नकल करके सीखा जा सकता है। को लिखने के लिए बहुत सारी स्क्रिप्ट्स हो सकती हैं, किसी भी स्क्रिप्ट में किसी भी लैंग्वेज को लिखा जा सकता है। सही। आर्टिकुलेटर्स क्या होते हैं, वैसे ऑर्गन होते हैं जिनसे आवाज़ होती है। सिंटैक्स क्या होता है, स्टडी करने के लिए रूल्स होते हैं। सिमेंटिक क्या होता है, मीनिंग के साथ अगर हो। फोनीम क्या होता है, अगर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड हो, साउंड के स्मॉलेस्ट यूनिट। और मॉर्फिन क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग होता है। सही है। इसके अलावा होमोग्राफ क्या होता है, इसका एक क्वेश्चन ज़रूर होता है। अगर अगर लिखा सेम जाए और पढ़ा सेम जाए लेकिन मीनिंग अलग हो। और होमोफोन क्या होता है, डिफरेंट स्पेलिंग हो लेकिन पढ़ा सेम जाए। और होमोनिम क्या होता है, लिखा भी सेम जाए और प्रोनाउंसिएशन भी सेम हो, स्पेलिंग भी सेम हो, लेकिन इसकी भी दोनों की मीनिंग जो है वो अलग अलग हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये अलग अलग हो गया। उसके अलावा मल्टीलिंगुअलिज्म के बारे में बताया था, जिसमें कि मेनी लैंग्वेजेस जो सीखते। स्टीफन कैरसन ने क्या कहा था कि हम अपनी मदर टंग के जैसा ही दूसरी भी कोई लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो अगर एक्वायर्ड एज सेकेंड लैंग्वेज की बात आएगी तो स्टीफन कैरसन हो जाएगा। स्टीफन कैरसन सही आंसर होंगे। सही है। तो इसके अलावा टेस्ट वगैरह का जो टाइप था, एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है कि हम अपनी स्किल्स को बताते हैं। अगर हम टीचर हैं तो हमको एप्टीट्यूड टेस्ट देंगे तो हम अपनी टीचर की स्किल्स को बता पाएंगे। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है कि हम अपनी टीचिंग और लर्निंग के बीच में जो गैप्स है उसको। रेमेडियल टीचिंग में री टीचिंग और रिमूविंग द गैप करते हैं, ठीक है। अगर मतलब हमने टेस्ट किया, डायग्नोस्टिक टेस्ट दिया, अगर नहीं हो पाया है उसमें सही से, तो हम लोग रेमेडियल टीचिंग मतलब फिर से पढ़ाई वढ़ाई करके फिर से टेस्ट देते हैं। सही है। अचीवमेंट टेस्ट तो हम लोग के स्कूल वगैरह में होता है ये बच्चों का, कि उसने क्या किया है क्या नहीं पढ़ा नहीं है। फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो क्या है हमारी, फर्स्ट लैंग्वेज हमारी अपनी मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज होती है। सेकंड लैंग्वेज क्या होती है हमारी, हिंदी स्पीकिंग अगर स्टेट है तो उसमें मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज होगी, जैसे कि इंग्लिश। और नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट है तो वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश हो जाएगी। नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट का मतलब जैसे बंगाल, वेस्ट बंगाल में नॉन स्पीकिंग है ना, नॉन हिंदी स्पीकिंग है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, हिंदी और इंग्लिश जो होगी वहाँ पे सेकंड लैंग्वेज। ऐसे तो बंगाली होगी, लेकिन सेकंड लैंग्वेज, बंगाली लैंग्वेज वहाँ की फर्स्ट लैंग्वेज हो जाएगी और सेकंड लैंग्वेज जो होगी वो हिंदी और इंग्लिश हो जाएगी। इतना ही था इंग्लिश पेडागोजी का। एक बार उम्मीद है कि आप लोग बहुत सारा व्यूज़ देंगे और एक बार इसको मेरे साथ रिवीजन करेंगे।